इस वीडियो में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। 2 पॉइंट्स याद रखने आपको। ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ न्यू सेकेंडरी सोर्स, यानी कि कोई भी वेव फ्रंट, जैसे कि यही है, मान लो ये एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, तो इसका हर एक पॉइंट एक नया सोर्स एक्ट करेगा। अब एक पॉइंट जो होता है वो कैसे वेव फ्रंट्स डालता है, प्लेन नहीं छोड़ता, वो स्फेरिकल छोड़ता है। तो इस तरह स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे इसके ऑल अराउंड। ठीक है, अगली अगली लाइन क्या है। अब मैं ये वेव फ्रंट्स और ये पेन उठा लेता हूँ। कॉमन टेंजेंट टू दीज सेकेंडरी वेव फ्रंट्स गिव न्यू पोजीशन ऑफ ओरिजिनल वेव फ्रंट, यानी कि मान लो मुझे ये जानना है कि भाई 3 सेकंड बाद ये वेव फ्रंट कहाँ होगा, तो क्या करेंगे, इन पॉइंट्स के 3 सेकंड के बाद इन पॉइंट्स के वेव फ्रंट कहाँ होंगे वो निकाल लेंगे हम। तो 3 सेकंड बाद मान लो ये स्फीयर इतना बड़ा हो गया, मान लो इतना बड़ा हो गया, ऐसे ही ये स्फीयर, ऐसे ही ये स्फीयर 3 सेकंड बाद इतने बड़े बड़े हो गए। तो उन स्फीयर्स के कॉमन टेंजेंट जो निकलेगा वो मान लो यहाँ आता है, तो यानी कि 3 सेकंड बाद ये वेव फ्रंट यहाँ होगा। इसे कहते हैं प्रेडिक्शन। तो वेव फ्रंट ऐसे चल रहा था, तो ये वेव फ्रंट किस स्पीड से चल रहा है, स्पीड ऑफ, ऑब्वियसली स्पीड ऑफ वेव से चल रहा है, जो भी है v। तो t टाइम बाद ये कहाँ होगा, v इंटू टी, इतनी दूर होगा ओरिजिनल जगह से। ठीक है, वो कोई बिग इशू नहीं है, यानी हाइगन्स प्रिंसिपल यहाँ कुछ ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हमें पता है टी टाइम बाद ये वेव फ्रंट यहाँ होगा और ऐसा ही होगा। प्रॉब्लम जब आती है जब ये मान लो यहाँ ऐसे चल रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और यहाँ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आई होप यू कैन सी इट। यहाँ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ टकराया ये। इसके बाद 5 सेकंड बाद, मान लो 5 सेकंड बाद ओरिजिनली अगर ये सरफेस ना होता तो ये 5 सेकंड बाद मान लो यहाँ हो जा, यहाँ होना था, यहाँ होना चाहिए था, मतलब ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहाँ होना चाहिए था। लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आ जाने से अब ये वेव फ्रंट कहाँ होगा, ये प्रेडिक्ट करने में हाइगन्स प्रिंसिपल काम आता है। तो कहाँ होगा, हमें अगर प्रेडिक्ट करना है तो हमें बस ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यानी कि कोई वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है रेज, यानी लाइट रे कोई ऐसे आ रही है, लाइट रे कोई ऐसे आ रही है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा। तो मान लो टी टाइम में ये यहाँ पहुँच रही है, तो v इंटू टी लेंथ। लेकिन इसका क्या होगा, इधर वाले पॉइंट का, ये तो सीधा जा ही नहीं रहा, ये कहीं और जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। तो यानी कि यहाँ से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनने शुरू होंगे। ठीक है, यहाँ से भी स्फेरिकल बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, यहाँ से भी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इनका कॉम्बिनेशन और जो कॉमन टेंजेंट है उससे हम नया वेव फ्रंट बता पाएंगे, और उसी से हम रिफ्लेक्शन के लॉज भी प्रूव कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये आ गई इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट होके चली गई, कहीं भी जाए हमें नहीं पता। इवन हम रेस से बात ही नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ऐसे चल के आ रहा है, तो यहाँ तक तो इसको कोई इशू ही नहीं है, रेज के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे वेव फ्रंट की नई पोजीशन यहाँ से यहाँ तक निकालना कोई बिग डील नहीं है, जस्ट सीधा ही चल रहा है। यहाँ से अब हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज़ करके हम नया वेव फ्रंट बनाएंगे। ठीक है, तो नया वेव फ्रंट बनाने के लिए हमें क्या करना है, ईच पॉइंट विल एक्ट एज अ न्यू सोर्स। तो एक इसके ऐसे वेव फ्रंट्स निकलेंगे, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ऐसे ही इससे निकलेंगे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, और किसी भी टाइम पे एक कॉमन टेंजेंट इनका नया वेव फ्रंट दे देगा, यानी कि इस वेव फ्रंट की नई पोजीशन बता देगा। तो हमें कब चाहिए, हमें चाहिए कि भाई जब ये रे यहाँ पहुँच जाए, ये वाली रे, तब क्या होगा, यानी कि इतने टाइम बाद यहाँ से यहाँ पहुँचने में लेट से टी टाइम लगता है, तो ये लेंथ हो गई v इंटू टी। v क्या है, स्पीड ऑफ वेव इंटू टाइम t। टी टाइम बाद वेव फ्रंट बताना है, तो टी टाइम बाद इसका वेव फ्रंट का जो स्फीयर है वो तो कुछ ऐसा ही बनेगा,
इसका स्फीयर कुछ ऐसा ही बनेगा। इसका स्फीयर टी टाइम बाद ऐसे बनेगा, ठीक है। और इनका हमें कॉमन टेंजेंट निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कहीं यहीं बनेगा कॉमन टेंजेंट। सी हम कहीं भी बनाए, हमें ये पता है कि इस स्फीयर की जो ये लेंथ है ये ऐसे जाएगा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। क्यों? क्योंकि हम स्फीयर ही v इंटू टी का बना रहे हैं, v इंटू टी का। और स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड वेव, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव दोनों सेम है, तो दोनों के वेव फ्रंट्स की लेंथ भी सेम होगी और उनके कॉमन टेंजेंट पे नया वेव फ्रंट होगा, ठीक है। तो बस हम ये मान लेते हैं ये यहाँ तक की कहीं की लेंथ है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये फिर हम बता सकते हैं कि ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। बस हो गया काम। ए बी सी डी सी, वैसे ये फिगर आपको डायरेक्टली खुद ही बनानी है, लेकिन ये फिगर ही अगर हमने डिराइव कर दी तो अब लॉज की डेरिवेशन आसान है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि भाई बी टू सी जो टाइम लगेगा वही टाइम ए टू डी भी लगेगा, तभी तो कॉमन टेंजेंट आएगा। तो ये अब हमारा एक इक्वालिटी फिक्स हो गई और ये किसके इक्वल होंगे दोनों? v इंटू टी के, ठीक है। यानी टी क्या है? वो टाइम जो बी से सी जाने में रे को लगता है। तो वी टी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी। अब हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ए बी सी सी डी ए के। इसमें बी सी और ए डी इक्वल होने चाहिए, बी सी डी ए या ए डी इक्वल हैं, दिख रहे हैं। और ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट किस कंडीशन से होगा? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। अब कौन सी साइड? देखो ए सी साइड तो कॉमन है दोनों में, ए सी इक्वल टू सी ए, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू डी ए हमने कर दिया, बी सी इक्वल टू डी ए, और राइट एंगल दोनों में है ही, तो कॉन्ग्रुएंसी हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, बी सी विल बी इक्वल टू डी ए एंड ए सी विल बी इक्वल टू सी ए, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या प्रूव करना है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो चुके हैं, बस हमें देखने हैं कहाँ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या कहता है? वैसे तो ये खुद भी अपने आप में लॉ ही है, ये भी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है कि भाई जब वेव आएगी, वेव फ्रंट आएगा, वेव फ्रंट जाएगा, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। कैसे? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे, जो रे ऑप्टिक्स में था, ये रेज आ रही हैं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई, और ये भी 90 है, रे और वेव फ्रंट के बीच का एंगल 90, तो ये भी 90 माइनस आई, इसको भी लिख देते हैं 90 माइनस आई। अब तो फिर ये एंगल कितना होगा पता नहीं, बट ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल, सी यहाँ से ये क्या है? नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये पूरा एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस आई है, तो ये हो जाएगी आई, ठीक है। ऐसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ये रे आई। अब देखो ये दोनों पैरेलल हैं, इसलिए जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही इसका भी है, और जो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वही इसका भी है। तो ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम दूसरे पेन से बनाएंगे, ग्रीन आर। तो ये 90 माइनस आर, अब ये 90 माइनस आर है, तो ये पूरा आर। अब बन गई बात। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया प्रूव। कैसे? क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, देखो इसमें बी, देखो इसमें साइकिल में चलना है, बी ए सी ऐसे गए हैं, तो इधर भी ऐसे ही डी सी ए, एंगल डी सी ए, ये दोनों इक्वल होंगे,
कॉन्ग्रुएंसी। तो बी ए सी क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और डी सी, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सॉरी, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, इंसिडेंट ये वाला, रिफ्लेक्टेड ये वाला, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। और वो प्लेन क्या है, ये कागज। तो इसलिए इनके जो परपेंडिकुलर चीजें होंगी, वो इस कागज के प्लेन में होंगी। और वो क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर क्या है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तीनों लाइनें सेम प्लेन में लाई करेंगी। और ये है दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल टू द सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस at point of incidence lie in same plane। तो हाइगन ने कर दिया डिराइव।